सीरीज प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग ईयर 2020 साइंस का पेपर डिस्कस क्लास 9। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है, ये हैव टू फाइंड एंड द ऑप्शंस आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल किस में help करता है? फोटोसिंथेसिस। और प्रॉपर्टी कैसी है? कलर क्या रहता है क्लोरोफिल का, और इसी का कलर भी रहता है। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लांट सेल में, और क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर होता है आपका क्लोरो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेम द गैस प्रेजेंट इन द एलपीजी। एलपीजी के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ये फाइंड करना। द ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या ब्यूटेन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस। अगर हम थोड़ी सी एलपीजी की बात कर ले, तो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। एलपीजी फाइड पेट्रोल गैस। तीन के अलावा और इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच गैस टू सीएफसी, ये सीएफसीज के रिप्लेसमेंट के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? द ऑप्शंस आर एचसीएफसी, आरसीएफसी, टीएचएफसी या एच। ठीक है, तो देखिए सीएफसीज हैं हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रेजेंट होती है आपकी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हार्मफुल इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो इसका रिप्लेसमेंट ढूंढा गया, और वो क्या है? एच सी एफ सी, हाइड्रोजन, और उसके बाद आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन सेम। ठीक है, तो देखिए अब ये रिप्लेसमेंट कैसे है। तो ये जो HCFC है ये ब्रेक हो जाती है ना, ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो जाती है, ताकि जो पहले एनवायरमेंट को जितना नुकसान पहुंच रहा था वो नुकसान कम हो जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है प्यूबर्टी के टाइम, ये प्यूबर्टी अगर हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट है? 10 to 12 ईयर्स। ठीक है, वहाँ से आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। एडोलेसेंस एज ग्रुप है आपका 18 ईयर्स तक। ठीक है, फ्रॉम 11 to 18, 13 to 18 वेरी करता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, बर्टी फ्लो या मिनार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और मेंस्ट्रुएशन खुद क्या है? दिस इज अ प्रोसेस इन ह्यूमन फीमेल्स। ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर होता है, जब क्या होता है एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और वो अनफर्टिलाइज रह जाता है, तो विद इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इट रिलीजेस फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो वो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस कहलाता है, और जब फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्क, और जो लास्ट होता है ना उसके बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है, दैट इज नोन एज मेनोपॉज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करें तो यूकैरियोट्स में तो होते ही हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ओनली, इज नॉट ट्रू। दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड दे आर स्मॉल साइज एंड इंटरनल। ठीक है, तो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? दे आर फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ओनली, ऑप्शन बी। बाकी के सारे करेक्ट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अ बॉय इज पुलिंग अ कार्ट।
ये एक लड़का है जो क्या कर रहा है, कार्ट को पुल कर रहा है, कितने फोर्स के साथ, 100 न्यूटन के फोर्स के साथ। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कार्ट इज 20 न्यूटन। ठीक है, जो कार्ट है उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। आपको बताना है फोर्स कॉजिंग द मोशन ऑफ द कार्ट। क्या फोर्स है जिसकी वजह से जो कार्ट है वो मोशन कर पा रही है। तो देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के अंदर क्या रिलेशन होता है कि मान लो आपकी डायरेक्शन मोशन की ये वाली है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था 100 न्यूटन का और ये है आपका 20 न्यूटन का। तो कितने फोर्स से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मोशन कर रही है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एफ नेट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, अगर अपोजिट साइड में, तो फोर्स कॉजिंग मोशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 माइनस 20, that is 80. So answer C will be the correct answer. Okay, option C will be the correct. Now, the cans used for storing food are made by electroplating. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस, अगर एक मेटल की लेयरिंग की जाती है दूसरे मेटल पे, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो देखिए किसकी कोटिंग होती है, सिल्वर की होती है आयरन के ऊपर, क्रोमियम की होती है आयरन के ऊपर, गोल्ड की होती है आयरन के ऊपर, या टिन की होती है। तो जो ये कैंस होते हैं ना वो किससे बने होते हैं, टिन से बने होते हैं, और आयरन के ऊपर क्या होती है, टिन की कोटिंग। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट फॉर। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर, ठीक है, तो उसकी इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना। और वो जो रेटिना पे इमेज बनेगी, यहाँ से प्रोसेसिंग होगी ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पर, ब्रेन तक। ठीक है, तो क्या होता है, इमीडिएटली वो जो इमेज है वो डिसअपियर नहीं होती। ठीक है, कुछ सेकंड्स तक रहती है, और उस सेकंड्स को या उस टर्म को बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, और फॉर अ ह्यूमन बीइंग परसिस्टेंट ऑफ विजन इज 1/16 ऑफ अ सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड के 1/16 पार्ट तक आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसकी इमेज आपके रेटिना पे रहेगी। दिस इज द टाइम which is taken by the optic nerve to reach the brain and then brain will process accordingly. Okay, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The sun appears to rise in the east and set in the west. ठीक है, सन जो है वो सनराइज हमें कौन से दिखाई देता है, ईस्ट में दिखाई देता है राइज होना, और सेट होना दिखाई देता है वेस्ट के अंदर। ये क्यों होता है, तो देखिए जो सनराइज और सनसेट है दे आर रिलेटेड विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ किस तरीके से रोटेशन करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अर्थ का जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो कैसी है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसी की वजह से सनराइज और सनसेट होता है। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, इसी वजह से जो सनराइज है दैट इज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द, ठीक है। चलिए वीनस का जो ओरिएंटेशन है, वीनस के ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो वीनस जो है वो मूव करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो सनराइज वहां पे कौन सी डायरेक्शन में होगा, वीनस पे सनराइज होता है आपका कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट में। ये डिपेंड करता है किसी भी प्लेनेट की ओरिएंटेशन, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। नाउ प्रेशर का फॉर्मूला, इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट होती है आपके पास्कल, याद रखेंगे, पी ए से डिनोट किया जाता है। यूनिट ऑफ फोर्स इज टन एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर।
तो आई कैन से 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर. Okay, moving on to next question. एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, ये एक इक्विपमेंट है, कैसा है, अल्ट्रासाउंड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी, हायर देन 20,000, हायर देन 10,000, लोअर देन 20,000 या लोअर देन 10,000. ठीक है, तो देखो क्या होता है, आपकी साउंड की जो रेंज है में कैटेगराइजेशन किया जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक. ठीक है, तो अगर आपका ये रेंज है तो ये आपके लिए क्या है, ऑडिबल रेंज, तो आप सुन सकते हैं, दैट इज योर ऑडिबल रेंज. ठीक है, मान लो अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा हो गई तो उस केस में वो क्या आ जाता है, दैट इज योर अल्ट्रासाउंड. ठीक है, और अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो वो है आपका इंफ्रासाउंड. ठीक है, अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा. चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर, इलेक्ट्रोड्स को क्या किया, वाटर के अंदर पाया, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो कुछ बबल्स बने कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल, है ना. और वो कौन सी गैस होती है, तो देखो जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो दो गैस मिलती है, एक मिलती है हाइड्रोजन और एक मिलती है ऑक्सीजन, और नेगेटिव टर्मिनल पे हमें मिलेगी ऑक्सीजन. ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें मिलेगी हाइड्रोजन. ये आती है आपके नेगेटिव पे और ये आती है आपके पॉजिटिव. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर. ठीक है, एक लाइट है वो क्या कर रही है, किसी प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इस केस में क्या हो गई, एंगल आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो हमें पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होगा. तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है मुझे कि एंगल आई जो होता है वो इक्वल होगा एंगल आर के. तो व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा फिर, 30 डिग्री. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो उन्हें क्या कहा जाता है, बायोटिक रिसोर्स, एग्जॉटिबल रिसोर्स, अबायोटिक या ह्यूमन रिसोर्स. तो ठीक है, देखो बायो रिलेटेड विद होता है लाइफ, जब किसी के आगे ए लग जाता है, ए प्रीफिक्स लगता है तो इट डिनोट्स डेफिशिएंसी या कमी किसी भी, है ना. तो अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, ये याद रख सकते. बायोटिक का मतलब, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी. नाउ मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट इज कैरिड बाय, कौन है वेक्टर मलेरिया पैरासाइट को कैरी करने वाला, क्यूलेक्स, मेल एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस या एडीज. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो. ठीक है, और होता कौन है, किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्लाज्मोडियम, याद रखें. हाँ, मलेरियल पैरासाइट कौन कैरी करता है, फीमेल एनाफिलिस. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन. ठीक है, क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें नहीं होता है. ठीक है, तो जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्या, हम लोग बात करते हैं इंटरनल और तो इंटरनल में क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन.
और एक्सटर्नल में क्या होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन। तो फ्रॉक्स में क्या होता है, वाटर के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मेल बॉडी के अंदर नहीं होता। तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, और इसने यही पूछा है कि इनमें एक्सटर्नल कौन सा नहीं है। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजेनरेशन इज ऑब्जर्व। रीजेनरेशन किस होता है, देखिए रीजेनरेशन प्लेनेरिया में होता है। नाउ व्हाट इज रीजेनरेशन, रीजेनरेशन टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, रीजनरेशन में एक मैच्योर इंडिविजुअल का ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद वो इंडिविजुअल अलग अलग स्पीशीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऐसे करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड कंबशन इज, ये रैपिड कंबशन क्या होता है, तो देखिए जब कोई भी मटेरियल बर्न होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, किसका, हीट एंड लाइट का, तो वो क्या कहलाता है, रैपिड कंबशन। तो आंसर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ स्टूडेंट इज कैरिंग आउट डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, लैब के अंदर डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है, के बाद उसको रिसीवर फ्लास्क में रखा, फिर उसको रेफ्रिजरेट किया, आइस क्यूब बनाई, और आइस क्यूब बना के क्या कर दिया, उसको बाहर रख दिया, ठीक है, और आइस स्टार्ट होने लग जाती है मेल्टिंग। तो आपको इन फेजेस को अरेंज करना है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। तो देखिए फेजेस कौन कौन सी है, वाटर को कलेक्ट किया रिसीविंग फ्लास्क में, वाटर को बॉईल किया डिस्टिलेशन के थ्रू, स्टीम पास की, ठीक है, स्टीम क्या की, पास की आपने डिलीवरी ट्यूब से, और आइस क्यूब फॉर्म की रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो देखिए लोएस्ट एनर्जी की अगर हम बात करें तो लोएस्ट एनर्जी कब होगी, जब आइस क्यूब बनी है, ठीक है, उस वक्त कोई भी फंक्शनिंग नहीं करना पड़ रहा, कोई मूवमेंट का, जो मूवमेंट हो रहा था मॉलिक्यूल्स का उसको फ्रीज किया है ना। तो लीस्ट होगा आपका, ठीक है। और जब हम स्टीम को पास करवा रहे हैं तो स्टीम कौन सी स्टेट में है, गैशियस स्टेट, गैशियस स्टेट में क्या होगा, हाईएस्ट होगी आपकी, ठीक है। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा बनना चाहिए, फोर्थ, फिर यहाँ पे आना चाहिए थर्ड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ इस तरीके से। अब देखिए वाटर इज कलेक्टेड इन रिसीविंग फ्लास्क, तो इसमें भी अगेन कम एनर्जी। सेकंड वाटर बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, स्टेट जनरली चेंज होना शुरू हो रही है ना उस वक्त, तो जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होगा, तो ये अरेंजमेंट मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर बी से, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ CO वर फाउंड टू कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन द सेम रेशियो, ठीक है, दो सैंपल है अलग अलग, उसमें CO2 को लिखा है, और CO2 कैसा है उसमें, कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है मास से वो सेम है, ठीक है। और ये क्या इल्यूस्ट्रेट करता है, कौन सा लॉ डिनोट करता है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें CO2 की, CO2 की फॉर्मेशन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अपन देख लेते हैं मास कितना आ रहा है, तो देखिए 12 इसकी, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 जो है इस कितनी रहती है, 12/32, अगर हम इसके मास का रेशियो निकालें तो क्या आता है, 3:8। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपने दो सैंपल लिए, दो अलग अलग सैंपल लिए, लेकिन उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसका रेशियो कितना है, 3:8 ही है, और ये कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, यानी कि जो प्रपोर्शन होगा, यानी कि CO2 अगर बनेगी तो उसमें थर्ड पार्ट होगा किसका, कार्बन का, और 8 पार्ट किसका होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिक्स रहता है, डेफिनेट का मतलब फिक्स, प्रपोर्शन का मतलब शेयर, फिक्स शेयर है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटलस ऑफ इंडिया इज ड्रॉन, एक इंडिया का एटलस बनाया गया है, स्केल क्या लिया है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50,000 किलोमीटर, और वो बोल रहा है भोपाल और कोचीन के बीच में 1500 का है। तो
आप एटलस में उसको कितने स्केल से डिनोट करेंगे? तो देखिए 50,000 किलोमीटर बराबर है आपका 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर कितने? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 100/50,000। अब इसने किससे बात की है? 1500 की। तो क्या करेंगे? 100/50,000 है 1500। देखिए कैंसिल, क्या आ जाएगा? 15/5। यानी कि अगर स्केल में मुझे नोट करना है एटलस में, तो कितनी लाइन ड्रॉ करूंगी? मैं लाइन ड्रॉ करूंगी 3 सेंटीमीटर की। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए। नाउ बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स कैन बी प्रोपेगेटेड। साउंड और लाइट वेव जो है वो किसके थ्रू ट्रैवल करती है? वैक्यूम, एयर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द। तो देखिए एयर जो है उसमें से लाइट और साउंड वेव दोनों ट्रैवल, क्योंकि जो लाइट वेव है वो तो क्या करती है? एयर और वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है, लेकिन साउंड वेव जो है ना वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती है, कोई मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी, एयर से। ठीक है, नाउ अ पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। एक पर्सन है वो मिरर के सामने खड़ा है और उसको क्या नजर आता है कि जो उसकी इमेज है वो कैसी है? लार्जर। लार्ज मतलब मान लो मैं अगर यहाँ खड़ी के मिरर के आगे और मेरी इमेज कुछ मुझसे बड़ी बन रही है इस तरीके से। ठीक है, तो वो मिरर कैसा होगा? तो देखिए कनकेव मिरर जो होता है ना उसमें ये प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग साइज मतलब नोट करता है। कन्वेक्स में जनरली छोटी रहती है और प्लेन मिरर में तो सेम साइज की होती है ना, तो ये तो हो ही नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच लंग इज एनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लूरा। ये लंग्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं जिसका नाम होता है प्लूरा। द मेम्ब्रेन विच कवर्स द सरफेस ऑफ ईच लंग। अब जो लंग की सरफेस को जो कवर कर रही है वो क्या बोलते हैं? तो दैट इज योर पेरेक्टल पेराइटल प्लूरा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजिनस वे प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेन। ये किसकी बात की गई है? टेडपोल और अमोनिया की बात की गई है। तो देखो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं अमोनिया वो एक्सक्रीट करते हैं आपके टेडपोल्स, और यूरिया जो है वो कौन एक्सक्रीट करता है? अडल्ट फ्रॉग। होप यू लाइक दिस। लाइक शेयर कमेंट जरूर की और अपने दोस्तों को बताइए कि हमारा चैनल यानी कि फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम लोग आपके लिए अभी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं, तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन है। फ्यूचर सीरीज के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।